हेलो नमस्कार, आप सभी का मुकेश बैरागी अकेडमी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम आचार्य रामचंद्र शुक्लकृत हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे। उसके अंतर्गत आधुनिक काल का टॉपिक पढ़ रहे थे और उसमें प्रकरण 2 पढ़ लिया था, प्रथम उत्थान से संबंधित। और आज का टॉपिक है प्रकरण 3, जो गद्य साहित्य का प्रसार और द्वितीय उत्थान काल। संवत 1950 से 75 तक का समय है द्वितीय उत्थान काल का। इस प्रकरण के अंतर्गत इसका सामान्य परिचय दिया गया है, गद्य साहित्य के प्रसार का सामान्य परिचय दिया गया है। और इस प्रकरण में अव्यवस्थित और बिगड़ती हुई भाषा को महावीर प्रसाद द्विवेदी की व्यवस्था प्रदान करने वाले प्रयासों के साथ संवत 1950 से 75 तक की अवधि में विभिन्न गद्य विधाओं का सामान्य वर्णन किया गया है। गद्य साहित्य के प्रसार द्वितीय उत्थान से संबंधित सामान्य परिचय देखते हैं। इस उत्थान का आरंभ हम संवत 1950 से मान सकते हैं। कब से मान सकते हैं? तो संवत 1950 से द्वितीय उत्थान का समय हम मान सकते हैं। इसमें हम कुछ ऐसी चिंताओं और आकांक्षाओं का आभास पाते हैं जिनका समय भारतेंदु के सामने नहीं आया था। भारतेंदु मंडल मनोरंजक साहित्य निर्माण द्वारा हिंदी गद्य साहित्य की स्वतंत्र सत्ता का भाव ही प्रतिष्ठित करने में अधिकतर लगा रहा। अब ये भाव पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो गया और शिक्षित समाज को अपने इस नए गद्य साहित्य का बहुत कुछ परिचय भी हो गया था। प्रथम उत्थान के भीतर बहुत बड़ी शिकायतें रहा करती थी कि अंग्रेजी की उच्च शिक्षा पाए बड़े बड़े डिग्रीधारी लोग हिंदी साहित्य के नूतन निर्माण में योग नहीं देते और अपनी मातृभाषा से उदासीन रहते थे। द्वितीय उत्थान काल में शिकायत बहुत कुछ कम हुई। उच्च शिक्षा प्राप्त लोग धीरे धीरे आने लगे, पर अधिकतर यह कहते हुए कि मुझे तो हिंदी आती नहीं। इधर से जवाब मिलता तो क्या हुआ, अगर मुझे हिंदी नहीं आती तो क्या हुआ, आ ना जाएगी? आ तो जाएगी, काम तो शुरू कीजिए। यानी कि अगर कोई भी काम नहीं आता तो वो शुरू करना पड़ता है मेहनत के साथ, फिर अपने आप आ जाता है। अतः बहुत से लोगों ने हिंदी आने के पहले ही काम शुरू कर दिया। उनकी भाषा में जो दोष रहते थे वे उनकी खातिर से दरगुजर कर दिए जाते थे, और जब वे कुछ काम कर चुकते थे तो 2-4 चीज़ें लिख चुकते थे, तब तो पूरे लेखक हो जाते थे। फिर भी उन्हें हिंदी आने न आने की परवाह क्यों होने लगी? अगर उन्हें हिंदी न भी आए तो काम कर चुके होते थे, तो उन्हें हिंदी आने न आने की कोई परवाह ही नहीं रहती थी। इस कालखंड के बीच हिंदी लेखकों की तारीफ में प्राय ये कहा सुना जाता रहा कि ये संस्कृत बहुत अच्छी जानते थे, ये अरबी पारसी के पूरे विद्वान थे और ये अंग्रेजी के अच्छे पंडित हैं। ये करने की आवश्यकता नहीं समझी जाती थी कि वे हिंदी बहुत अच्छी जानते हैं। ये मालूम ही नहीं होता था कि हिंदी भी कोई जानने की चीज़ है। परिणाम ये हुआ कि बहुत सी हिंदी के प्रौढ़ और अच्छे लेखक भी अपने लेखों में पारसी दानी, अंग्रेजी दानी और संस्कृत दानी आदि का कुछ प्रमाण देना जरूरी समझने लगे थे। यानी कि इस आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में इस हिंदी के बिगड़ने के 2 कारण बताइए। पहला तो कि वो अच्छी संस्कृत जानते थे, और दूसरा कारण है भाषा बिगड़ने का कि एक और सामान दूसरी ओर खड़ा हो गया। हिंदी के पाठकों को अब वैसा अकाल नहीं था। बहुत से लोग हिंदी लिखना सीखने के लिए केवल संस्कृत शब्दों की जानकारी आवश्यक समझते थे, जो बंगला की पुस्तकों से प्राप्त हो जाती थी। यह जानकारी थोड़ी बहुत होते ही वे बंगला से अनुवाद भी कर लेते थे और हिंदी के लेख भी लिखने लगते थे। अतः एक और अंग्रेज दानों की ओर से स्वार्थ लेना, जीवन होड़, कवि का संदेश, दृष्टिकोण आदि आने लगे। दूसरी ओर भंग भाषा आश्रित लोगों की ओर से सिहरना, कांदना, बसंत रोग आदि इतना अवश्य था कि पिछले केंडे के लोगों की लिखावट उतनी अजनबी नहीं लगती थी जितनी पहली केंडे वालों की। बंग भाषा फिर भी अपने देश की ओर से हिंदी से मिलती जुलती भाषा थी। उसके अभ्यास से प्रसंग या स्थल के अनुरूप बहुत ही सुंदर और उपयुक्त संस्कृत शब्द मिलते थे। अतः भंग भाषा की ओर
जो सुझाव रहा उसके प्रभाव से बहुत ही परिमार्जित और सुंदर संस्कृत पदविन्यास की परंपरा हिंदी में है, ये स्वीकार करना पड़ता है। पर अंग्रेजी के विचार करने वाले जब आपटे और अंग्रेजी संस्कृत कोश लेकर अपने विचारों का शाब्दिक अनुवाद करने बैठते थे, तब तो हिंदी बेचारी कोसों दूर जा खड़ी होती थी। कौन कहता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। वे हिंदी और संस्कृत शब्द भर लिख लेते थे, हिंदी भाषा नहीं लिखते थे। उनके बहुत से वादकों का तात्पर्य अंग्रेजी भाषा की भावभंगिमा से परिचित लोग ही समझ सकते थे, केवल हिंदी या संस्कृत जानने वाले नहीं समझ पाते थे। आगे कहते हैं शुक्ल जी कि भारतेंदु जी और उसके सहयोगी लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह जमी नहीं थी। वे इच्छा किया, आशा किया ऐसे प्रयोग भी कर जाते थे और वाक्य विन्यास की सफाई पर भी उतना ध्यान नहीं रखते थे। पर उनकी भाषा हिंदी ही होती थी, मुहावरों के खिलाफ प्राय नहीं जाती थी। पर द्वितीय उत्थान के भीतर बहुत दिनों तक व्याकरण की शिथिलता और भाषा की रूप हानि दोनों साथ साथ दिखाई पड़ रही थी। व्याकरण के व्यतिक्रम और भाषा की अस्थिरता पर थोड़े ही दिनों में कोप दृष्टि पड़ी, पर भाषा की रूप हानि की ओर उतना ध्यान नहीं गया। पर जो कुछ हुआ वही बहुत हुआ। उसके लिए हमारा हिंदी साहित्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का क्या रहेगा? सदा रे नहीं रहेगा। कौन कह रहे हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक कौन रहे? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ही थे। सरस्वती के संपादक में रूप में उन्होंने आई हुई पुस्तकों के भीतर व्याकरण और भाषा की अशुद्धियां दिखाकर लेखकों को बहुत कुछ सावधान कर दिया। यद्यपि कुछ हठी और अनाड़ी लेखक अपनी भूलों और गलतियों का समर्थन तरह तरह की बातें बनाकर करते रहे, पर अधिकतर लेखकों ने लाभ उठाया और लिखते समय व्याकरण का पूरा ध्यान रखने लगे। यानी कि महावीर द्विवेदी जी के समय पे व्याकरण का ध्यान लेखक रखने लग गए थे। गद्य की भाषा पर द्विवेदी जी के इस शुभ प्रभाव का स्मरण तक भाषा के लिए शुद्धता आवश्यक समझी जाएगी, तब तक बना रहेगा। आगे है व्याकरण की ओर इस प्रकार ध्यान जाने पर कुछ दिनों व्याकरण संवर्धनी बातों की चर्चा भी पत्रों में अच्छी चली। विभक्तियां शब्दों से मिलाकर लिखी जानी चाहिए या अलग, इस प्रकार के प्रश्न को कुछ काल तक खंडन मंडन के लेख जोर शोर से निकले। इस आंदोलन के नायक हुए थे पंडित गोविंद नारायण जी मिश्र। उन्होंने विभक्ति विचार नाम की एक छोटी सी पुस्तक निकाली थी। तो विभक्ति विचार नाम की पुस्तक किसने निकाली थी व्याकरण की? तो पंडित गोविंद नारायण जी मिश्र ने। पुस्तक द्वारा हिंदी की विभक्तियों को शुद्ध विभक्तियां बताकर लोगों को उन्हें मिलाकर लिखने की सलाह दी थी इन्होंने। किन्होंने? तो पंडित गोविंद नारायण मिश्र ने। आगे है इस द्वितीय उत्थान में जैसे अधिक प्रकार के विषय लेखकों की विस्तृत दृष्टि के भीतर आए, वैसे ही शैली की अनेक रूपता का अधिक विकास भी हुआ। ऐसे लेखकों की संख्या कुछ बढ़ी जिनकी शैली में कुछ उनकी निज की शिष्टता रहती थी, जिनकी लिखावट को परख कर लोग कह सकते थे कि यह उन्हीं की है। साथ ही वाक्य विन्यास से अधिक सफाई और व्यवस्था आई। विराम चिन्हों का आवश्यक प्रयोग होने लगा। अंग्रेजी आदि अन्य समुन्नत भाषाओं की उच्च विचारधारा से परिचित और अपनी भाषा पर यथेष्ट अधिकार रखने वाले कुछ लेखकों की कृपा से हिंदी की अर्थोद्घाटनी शक्ति की अच्छी वृद्धि और अभिव्यंजन प्रणाली का भी अच्छा प्रसार हुआ। सघन और गुम्पित विचार सूत्रों को व्यक्त करने वाली तथा सूक्ष्म और गूढ़ भाव की झलकाने वाली भाषा साहित्य को कुछ कुछ प्राप्त होने लगी। उसी के अनुरूप हमारे साहित्य का डोल भी बहुत कुछ ऊंचा हुआ। बंगला के उत्कृष्ट सामाजिक, पारिवारिक और ऐतिहासिक उपन्यासों के लगातार आते रहने से रुचि परिष्कृत होती रही, जिससे कुछ दिनों की तिलिस्मी यारी और जासूसी के उपरांत उच्च कोटि के सच्चे उपन्यासों की मौलिक रचना का दिन भी ईश्वर ने दिखाया। नाटक के क्षेत्र में वैसी उन्नति नहीं दिखाई पड़ी। बाबू राधाकृष्ण दास के महाराणा प्रताप या राजस्थान केसरी की कुछ दिन धूम रही और उसका अभिनय भी बहुत बार हुआ। राय देवी प्रसाद जी पूर्ण ने चंद्रकला भानुकुमार नामक एक बहुत ही बड़े डील डोल का नाटक लिखा। तो चंद्रकला भानुकुमार किसका है? देवी प्रसाद जी पूर्ण का।
पर वह साहित्य के विविध अंगों से पूर्ण होने पर वस्तु व चित्र के अभाव तथा भाषाओं की कृत्रिमता आदि के कारण उतना प्रसिद्ध न हो सका। बंगला के नाटकों के कुछ अनुवाद बाबू रामकृष्ण वर्मा के बाद भी होते रहे, पर उतनी अधिकता से नहीं जितनी अधिकता से उपन्यासों के इस नाटक की गति बहुत मंद रही। हिंदी प्रेमियों के उत्साह के स्थापित प्रयाग और काशी की नाटक की गति बहुत मंद रही, और हिंदी प्रेमियों के उत्साह और स्थापित प्रयाग और काशी नाटक मंडलियों, जिससे काशी नाटक मंडलियों में भारतेंदु नाटक मंडली के लिए रंगशाला के अनुकूल के स्थापित प्रयाग और काशी प्रयाग के एक छोटे मोटे नाटक अवश्य लिखे गए। पर वे साहित्यिक प्रसिद्धि न पा सके। प्रयाग में पंडित माधव शुक्ल जी और काशी में पंडित दुगवेकर जी अपनी रचनाओं और अनूठे अभिनयों द्वारा बहुत दिनों तक दृश्य काव्य की रुचि जगाए। इसके उपरांत बंगला में श्री द्विजेंद्र राय के नाटकों की धूम हुई और उनके अनुवाद हिंदी के धड़ाधड़ हुए। इस प्रकार रविंद्र बाबू के कुछ नाटक भी हिंदी रूप में लाए गए हैं। द्वितीय उत्थान के अंत में दृश्य काव्य ही अवस्था रही। निबंधों की ओर यद्यपि बहुत कम ध्यान दिया गया और उसकी परंपरा ऐसी न चली कि हम 5-6 उच्च कोटि के निबंध लेखकों को उसी प्रकार झट से छांट कर बता सके जिस प्रकार अंग्रेजी साहित्य में बता दिए जाते हैं। फिर भी बीच बीच में अच्छे और उच्च कोटि के निबंध मासिक पत्रिकाओं में दिखाई पढ़ते रहे। इस द्वितीय उत्थान में साहित्य के एक एक अंग को लेकर जैसी विशिष्टता लेखकों में आनी चाहिए थी, वैसी विशिष्टता न आ पाई। किसी विषय में अपनी सबसे अधिक शक्ति देख उसे अपना कर बैठने की प्रवृत्ति बहुत कम दिखाई दी। बहुत लेखकों का यह हाल रहा कि कभी अखबार नवीसी करते, कभी उपन्यास लिखते, तो कभी नाटक में दखल देते, कभी कविता की आलोचना करने लगते और कभी इतिहास और पुरातत्व की बातें लेकर सामने आती। ऐसी अवस्था में भाषा की पूर्ण शक्ति प्रदर्शित करने वाले गूढ़ गंभीर निबंध लेखक कहाँ से तैयार होते। फिर भी भिन्न भिन्न शैलियाँ प्रदर्शित करने वाले कहीं अच्छे लेखक इस बीच में बताए जा सकते, जिन्होंने लिखा तो कम है पर जो कुछ लिखा है वह महत्व का है। समालोचना का आरंभ यद्यपि भारतेंदु के जीवन काल में ही कुछ न कुछ हो गया, पर उसका कुछ अधिक वैभव इस द्वितीय उत्थान में दिखाई पड़ा। श्रीयुत पंडित महावीर प्रसाद जी द्विवेदी ने पहले विस्तृत आलोचना का रास्ता निकाला। फिर मिश्र बंधुओं और पंडित पदम सिंह शर्मा ने अपने ढंग पर कुछ पुराने कवियों के संबंध में विचार प्रकट किया, पर यह सब आलोचना बहिरंग बातों तक रही। भाषा के गुण दोष रस अलंकार आदि की समीचीनता इन्हीं सब परंपरागत विषयों तक पहुंची। स्थायी साहित्य में परिगणित होने वाली समालोचना, जिसमें किसी कवि की अंतर्वर्ती का सूक्ष्म व्यवच्छेद होता है, उसकी मानसिक प्रवृत्ति की विशेषता दिखाई जाती है और बहुत ही कम दिखाई पड़ी। साहित्यिक मूल्य रखने वाले 3 जीवन चरित्र महत्व के निकले। पंडित माधव प्रसाद मिश्र की विशुद्ध चरितावली, यानी कि जीवन चरित्र लिखे। साहित्यिक मूल्य रखने वाले 3 जीवन चरित्र महत्व के निकले। उनमें से प्रमुख है पंडित माधव प्रसाद मिश्र की विशुद्ध चरितावली। पंडित माधव प्रसाद मिश्र की क्या है तो विशुद्ध चरितावली। स्वामी विशुद्धानंद के जीवन चरित्र पर आधारित है विशुद्ध चरितावली, तथा बाबू शिव नंदन सहाय लिखित हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र। हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र किसका है तो बाबू शिवनंदन सहाय लिखित। और गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन चरित्र और चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र इत्यादि। तो ये था आज का टॉपिक, आचार्य रामचंद्र कृत शुक्ल का हिंदी साहित्य के इतिहास से द्वितीय उत्थान का समय 1950 से 75 तक प्रकरण 3। इसके अंतर्गत इसका सामान्य परिचय, द्वितीय उत्थान का सामान्य परिचय और गद्य संबंधी साहित्यिक विकास किस प्रकार से हुआ और निबंधों का विकास किस प्रकार से हुआ, ये पढ़ा है। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।